स्टार्ट करें, बोलो हर्षिता। करूं? देखा ना तुम लोग का पहले का लेक्चर? मुझे वैसे हर्षिता आवाज़ आ नहीं रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलना अगर बोलना होगा तो, ठीक है ना? चलो हाँ लेट्स डू। करें आर्या, चले लॉज ऑफ फ्रिक्शन करें। तुम लोग का एग्ज़ाम कभी हाँ। बताना बताना आर्या का एग्ज़ाम कभी है फिजिक्स का? डेट आ गया क्या? नहीं, डेट शीट तो नहीं आया है, लेकिन डेट बताया कि 15 से स्टार्ट होगा। 15 फरवरी। हाँ। एंड हर्षिता का क्या है, कब एग्ज़ाम है, कुछ पता है? लास्ट वीक फेब। ओके, मतलब फेब एंड तक करेंगे हम लोग 11 वाला टॉपिक। चलो मेरी बातें सुनो, देखो पढ़े लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है तुम लोगों ने? अच्छा मेरा हाँ। वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा, अभी आर्या को समझा दिया था मैंने, समझ में आ गया ना? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, पता है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन तो जितना लगाऊंगा उतना बढ़ता है एक लिमिट तक, उसके बाद वो हाँ। एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसके बाद वो स्टैटिक फ्रिक्शन मर जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, राइट? तो ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? लेट्स दिस, वो ऊपर समराइज करने की कोशिश कर रहा था, क्या लिखा लॉज ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं पढ़ूँ? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तुम लोग को बताया था मैं, फिक्स होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू थोड़ी ना चेंज करता है, एक ही वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का जो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। एफ के मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या होता है? म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुम लोग को बताया था ना मैं, कहाँ से कहाँ होती है? एक रेंज वो है। था कि ऊपर वाले पैरा में वो लिखा है, if t exceeds this value the box will is no longer in equilibrium. क्या लिखा है हर्षिता, आवाज नहीं आ रही, व्हाट यू आर सेइंग? If t exceeds the value the box is no longer in equilibrium. इफ स्पीड इंक्रीजिंग, क्या इक्विलिब्रियम में नहीं है? अच्छा ये नोट थर्ड नहीं, ऊपर पैरा, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है? इफ टी एक्सीड देन दिस वैल्यू बॉक्स नो लॉन्गर इक्विलिब्रियम फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ इक्विलिब्रियम में नहीं हर्षिता, वो क्या बोल रहा है, देयर इज ए लिमिट। मुझे एक बात बताना, जैसे अभी कबाड़ को धक्का देने जाऊंगा 1 न्यूटन, तो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि फ्रिक्शन 1 न्यूटन का जनरेट हो गया है, 2 न्यूटन अभी भी इक्विलिब्रियम पे। लेकिन एक ऐसी वैल्यू आएगी ना कि वो वैल्यू फ्रिक्शन जनरेट कर ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, खसक जाएगा, उसी को बोल रहा है वो नॉट इक्विलिब्रियम, समझा? हाँ, और क्रिटिकल वैल्यू क्या था? क्रिटिकल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जैसे 5000 न्यूटन, वो जिस न्यूटन पे, जिस फोर्स पे वो हिल गया, खसक गया, इसका मतलब वो 5000 न्यूटन क्या था? मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ग्राफ से देखो, ये जो टॉप मोस्ट वैल्यू थी इसको क्या बोला था मैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। कुछ पूछना है हर्षिता अभी? डन है? हाँ। तो ना यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि ना स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू बना सकता है, उसके ऊपर वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए क्या मैं बोल सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज होती है। और देखो रेंज स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहाँ से कहाँ होती है? जीरो से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस एन, बस इसके ऊपर नहीं जा सकता है, गॉट इट? लेकिन और मैंने क्या बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट वैल्यू है ना आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक ही होता हाँ। है म्यू एस एन, म्यू के एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है ना? चलो आर्या पढ़ना, क्या लिखा हुआ थर्ड पॉइंट? The frictional force Fk and Fs does not depend on the macroscopic area or shape of contact as long as the normal force N is unchanged. क्या बोला इसने, किस पे डिपेंड? तुमको पहले ही बताया था मैं। अच्छा तुमको मैंने एक चीज़ बताया था, याद है? रिकॉर्डिंग में हर्षिता ने सुना भी होगा कि अगर एक बॉडी का मास m है, उसका सरफेस अगर बढ़ा दो तो फ्रिक्शन बढ़ता कम होता है सेम रहता है? सेम रहता है। सेम रहता है ना? जैसे ये डब्बा है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये पेंसिल, इसको रखा हूँ, इसको चपटा करके मैं पेपर बना दूँ, स्टिल द फ्रिक्शन विल बी सेम। तुम लोग को बताया था, राइट? याद हो? क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस एरिया कितने कांटेक्ट में है इस पर डिपेंड नहीं करता है, याद रहेगा इस चीज़ को?
लेकिन क्या कौन सा फ्रिक्शन डिपेंड करता है तब? एयर फ्रिक्शन डिपेंड कर, जो कि हम लोग एयर फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। एयर फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जो कि नहीं है अभी यहाँ पे। चलो तो उसने क्या बोला, किस पे डिपेंड नहीं करता है? शेप ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है एज सुन एज एन इज सेम। एन सेम का मतलब होता है एन जी सेम होना चाहिए, क्योंकि कोई बॉडी अगर रखी हुई है धरती पे और मैं क्या कर रहा हूँ, उसका बस सरफेस बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। यहाँ तक डन है दोनों को? हाँ। अब बोल रहे फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल पे क्या क्या होता है, लेट्स डू दैट। चलो हर्षिता पढ़ना, फ्रिक्शन एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, रीड इट। When an apparently plain surface is seen under a powerful microscope, its surface is found quite irregular. Actual contact area is much smaller than the total surface area. At these actual points of contact, molecular bonds are formed. हाँ, वेट करो, ये क्या बोल रहा है? तुम लोग कितना भी प्लेन सरफेस लेके आ जाओ, लेकिन जब तुम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखो तुम्हें क्या दिखाई देगा? हल्के छोटे छोटे से ऐसे एलिवेशन एंड डिप्रेशन दिखाई देंगे, राइट। दूसरी बात क्या बोल रहा है, जैसे मेरा हाथ है, मैं इस हाथ को इस पर रखूँ, तुम लोग क्या बोलोगे, इसका पूरा सरफेस एरिया इसने कवर कर लिया है। नहीं, मेरे हाथ में क्या है, एलिवेशंस है ना, तो कुछ एरिया कांटेक्ट में है और कुछ एरिया कांटेक्ट में नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, जितना मेरा हाथ है वो सारे हाथ का जो पार्टिकल्स है वो इस हाथ से टच हुआ ही नहीं है। देखो ये पार्टिकल्स बच गए ना, देखो ये वाले। तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है, जो एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट में है वो मच स्मॉलर है देन दी टोटल सरफेस एरिया। समझा यहाँ तक? हाँ। और जहाँ पे कॉन्टैक्टनेस आ रहा है वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, ये लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म। समझ में आया? कौन सा बॉन्ड बन रहा हाँ। है वहाँ पे? मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म। चले आगे, चलो हर्षिता वापस आगे पढ़ना। अच्छा वापस वो ग्राफ आ गया, क्या ग्राफ आ गया? ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। अब तुम लोग को मैंने क्या बताया था, यहाँ तक क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना। ये स्टैटिक हाँ। फ्रिक्शन की मैक्सिमम, देखो एफ मैक्स लिखा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इसके ऊपर ये गेन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब बताओ यहाँ तक तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी ना, राइट। एफ मैक्स तक बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, थोड़ा सा भी चेंज किया ना चेंज हो जाएगा। और ये कौन सी किसकी वैल्यू है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और मैंने क्या बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट है, देखो चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रहा है, देखो याद रहेगा, ये डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं बोर्ड में, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना, यहाँ पे थोड़ा जंपिंग दिखाना, ठीक है। चलो चलते हैं, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या? सुनो मेरी बातें बहुत आसान है। द एंगल, क्या बोला, द एंगल लैम्डा बिटवीन द रिजल्टेंट मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो मैंने बताया था दो टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स है, याद आ रहा है कुछ? एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में कहीं तो आएगा ना, ये सब हाँ। कहीं तो आएगा इन दोनों के बीच में। तो अब ये रिजल्टेंट ने नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाया, उस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कंफ्यूज मत होना, तुम लोगों को पता है क्या लगेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स एंड द फ्रिक्शन। नहीं है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? उल्टा है। समझ में आया? हाँ। हर्षिता ऑल्सो समझ में आया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? हर्षिता डिड यू गेट दैट? हाँ। तो एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स F विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा कैसे निकालेंगे? ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी F होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f होगा। तो बताओ 10 लैम्डा क्या होगा? F अपॉन F। डन है। मुझे बताओ F क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है? म्यू एन ही तो होता है ना,
और सिंस बॉडी रुकी हुई है तो म्यू एस एन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। मैंने गलत लिख दिया क्या? ओके सॉरी सॉरी, ये एफ अपॉन एन होगा ना, राइट। टेन हाँ मतलब क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस ना, तो अपोजिट कौन इसके, इसके अपोजिट कौन है, ये है ना, और वो इज बेस, बेस इज एन, तो होगा म्यू एस एन डिवाइड बाय एन, एन से एन मर गया, तो क्या है मेरे पास फाइनल फार्मूला दिस म्यू एस, मतलब tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रहेगा ये रिलेशन, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन कर दी होते हैं जब कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ना, टफ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, उसमें ये चीज़ें काम आती है। लोग इनडायरेक्टली म्यू एस नहीं देंगे, म्यू एस लोग इनडायरेक्टली दे देते, हम लोग निकालते हैं, हम लोग देखेंगे अपनी बुक में होगा। समझ में आया यहाँ तक? बताओ। हाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक टर्म नया आया, एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज बहुत आसान है। तुम लोग बात बता, तुम लोग अगर हैंड पे इसको रखोगे तो कभी फिसलेगा नहीं, राइट। लेकिन जैसे मैं ऐसे ऐसे करते जाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, तो एक एंगल पे ये फिसल जाएगा ना, मानते हो? हाँ हाँ तो वो एंगल जिस पे ये फिसल गया वही क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया? चलो आर्या पढ़ना, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? It is the maximum angle of inclination of a rough inclined plane with horizontal such that the block kept is on it remain at rest. अब सुनो, दो दो लाख कुछ बच्चे बोलते हैं द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड टू स्लाइड, या ब्लॉक इज एट, द ब्लॉक इज एट जस्ट एट रेस्ट। जस्ट एट का मतलब हाँ अब जस्ट ये रुका हुआ है, थोड़ा सा भी बड़ा करूँगा गिर जाएगा। या कुछ टेक्स्ट बुक क्या बोलती, इट इज द एंगल एट विच द ब्लॉक इज जस्ट स्टार्टेड टू मूव, जस्ट स्टार्टेड टू स्लाइड। दोनों भी सही डेफिनेशन। या तुम लोग बोलोगे जस्ट एट रेस्ट, या बोलोगे जस्ट स्टार्टेड टू स्लाइड। याद रहेगा? अब मुझे बात बताओ, हाँ मैंने बोला जस्ट स्टार्टेड टू स्लाइड या फिर जस्ट स्टार्टेड टू रेस्ट, तो बताओ ये रुका हुआ है ना अभी तक, राइट। मानते हो सब लोग मेरी बातें? रुका हुआ। चलो इसके सारे एफबीडी ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? mg नीचे लग रहा होगा। और तुम लोग को मैंने क्या बताया है, कभी भी इंक्लाइन प्लेन आए तो mg को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं ना, तो ये अगर अल्फा है तो mg का ये कंपोनेंट mg कॉस अल्फा होता है, और ये mg साइन अल्फा है। मानते हो सब लोग? हर्षिता, हाँ हर्षिता ऑल्सो। ये ना बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी चल भी रही है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सारा वेक्टर सारा फोर्स ड्रॉ करने आना चाहिए ना। नॉर्मल रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि कांटेक्ट में है इसके, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन आ गया सर, राइट। फिर फ्रिक्शन क्यों आया सर? फ्रिक्शन पीछे क्यों आया? देखो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, तो ये बॉडी की टेंडेंसी कहाँ थी जाने की? नीचे ना, इसलिए फ्रिक्शन पीछे लगा है। अभी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा ना उसमें फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट लगता है जहां बॉडी जाना चाहती है। ये ब्लॉक कहाँ जाना चाहती है? नीचे ना, तो फ्रिक्शन ऊपर लग गया, देखो, राइट। तो बताओ क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है? हाँ तो आगे का फोर्स पीछे के बराबर, ऊपर का नीचे के बराबर, तो मैं क्या बोलूंगा? n इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। मानते हो? तो लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। n इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा राइट। अब बताओ एक और बराबर है ना फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ये फ्रिक्शन बोलो या लिमिटिंग बोलो? लिमिटिंग है ना, क्योंकि बॉडी जस्ट जाना चाहती है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम ना, तो मैं लिख दूं एफ मैक्स। एफ मैक्स किससे बराबर होगा? एम जी साइन अल्फा। सब लोग एग्री कर रहे हो मेरे से? हाँ चलो एफ मैक्स क्या होता है? म्यू एस एन, राइट। अब बताओ मुझे, क्या मुझे एन की वैल्यू पता है ना? देखो यहाँ पे जस्ट पुट एन की वैल्यू। एग्जाम में पता है क्या होता है, मैं क्यों करा रहा हूँ?
एग्जाम में लोग बोलते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या क्या कैंसिल हुआ, mg से mg मारा तो क्या बचा, म्यू एस इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो क्या आया मेरे पास, म्यू एस इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब देखो तुम लोग के पास दो रिलेशन आ गया। एक तो क्या सीखा मैंने, एंगल ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, 10 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस। और हाँ 10 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिपोज भी म्यू एस होता है, याद रहेगा, हाँ हाँ याद रहेगा हर्षिता ऑल्सो। तो दोनों हाँ का 10 म्यू एस ही होता है, देखो डन है, याद हाँ रहेगा। चलो अब तुम लोग को मैंने क्या बताया था, ये फ्रिक्शन फोर्स को, ये नेट फोर्स एफ क्या दोनों का रिजल्टेंट है ना। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अगर पूछूं एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तुम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस के वैल्यू का स्क्वायर करते थे, राइट, एंड वाई वाला, याद आ रहा है कुछ, हाँ हाँ हर्षिता और ये करते थे ना। चलो देखो लोग ने क्या किया, कंक्लूजन इन लोगों ने जो भी लिखा है, चलो चलो हर्षिता कंक्लूजन पढ़ना क्या लिखा है। if the angle of inclination beta of a rough surface with a horizontal is less than or equal to angle of repose, then body remains static. That is, if tan beta is smaller than or equal to mu s, force of friction is static friction is equal to force is equal to mg sin beta. देखो पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग खुद बताओ, क्या एंगल ऑफ रिपोज पे बॉडी जस्ट एट रेस्ट पे रहती है ना, हाँ और जैसे ही मैंने एंगल बड़ा किया तो क्या होगा, फिसल जाएगा ना। हाँ और बताओ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, एक सरफेस का म्यू एस इतना है 0.2, और पूछ ले मुझे बताओ एंगल ऑफ रिपोज कितना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, म्यू एस इज इक्वल टू 10 अल्फा, यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ रिपोज। यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुझे दो बॉडी के कांटेक्ट के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है ना, तो मैं एंगल ऑफ रिपोज फाइंड कर सकता हूँ कि ये बॉडी इस एंगल पे फिसल जाएगी, ठीक है ना। दूसरा मैं क्या निकाल रहा हूँ बताओ, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो एफ कैपिटल एफ थी, क्या होगा अंडर रूट ऑफ एफ। बताओ एफ क्या होता है, एफ क्या आया बताओ यहाँ पे, ये एफ की वैल्यू एम जी साइन अल्फा के बराबर आया, देखो मैंने लिख दिया साइन अल्फा लिखा मैंने, प्लस ये लोग ने बीटा लिया, नो टू वरी। एन कितना होगा बताओ, एम जी ये, तो स्क्वायर किया तो आंसर कितना आया, एम जी। समझा कैसे आया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ मैथमेटिक्स का, बताओ चलो मैं खुद सॉल्व कराता हूँ। बताओ एम जी स्क्वायर कॉमन है, निकाल लो एम जी स्क्वायर अंदर, तो मेरे पास क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, आया कि नहीं आया बताओ, हाँ हर्षिता ऑल्सो आया, हर्षिता समझा या वापस से बताओ। समझा। तो मुझे एक बात बताओ, किसी को पता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 वन, राइट हर्षिता, वन ही होता है ना। हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा राइट, इसका स्क्वायर रूट क्या बचेगा, एम जी, देखो आगे ना मुझे, इसका मतलब रिजल्टेंट कांटेक्ट, बताओ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहाँ गए, ये नॉर्मल है और ये फ्रिक्शन है, तो ये इधर आएगा ना, मानते हो सब, हाँ इधर ही आएगा सी, और सी देखो एग्जैक्ट एम जी के नीचे ही आ रहा है, देखो ये चीज़ याद रखना है। तो जो सी मेरा रिजल्टेंट कांटेक्ट होता है ना, वो एग्जैक्ट एम जी के नीचे आता है। ये सारी चीज़ें पता है क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम लोग को कैलकुलेशन करने में हेल्पफुल हो, कि ये अगर प्रॉपर्टी तुम लोग जानते हो, तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में आसानी होगी। तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, राइट। चलो यहाँ तक समझा। अब देखो मैं रब करके ना एक नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। चलो समझा हर्षिता और नारिया दोनों को समझा यहाँ तक क्या किया मैंने, हाँ देखो हर्षिता समझ में आ रहा है,
हाँ कुछ भी नहीं आया दोनों को तो रोक के पूछना, ठीक है ना। देखो अब एक नई चीज़ है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज ये तो चलो रुका हुआ, क्या होता अगर ये चल रहा होता तो तुम लोग को मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सलरेशन निकालना। बताओ बॉडी कहाँ चल रही है। नीचे की तरफ। हाँ, मतलब यहाँ चल रही है ना। तो मैंने क्या बताया, कैसे करते थे, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका फोर्स माइनस उसके अपोजिट फोर्स कौन सा है, एफ एल है, राइट। अरे हाँ, हाँ इज इक्वल टू मास इंटू हाँ एक्सलरेशन। तो चलो मैं एक्सलरेशन निकाल लूँ यहाँ से। तो बताओ ये एम जी, हर्षिता समझा मैंने क्या किया। हाँ एफ एल कितना अभी बताया मैंने, म्यू एस एन होता है, राइट। अरे हाँ, राइट, हाँ यस। अब देखो मैं ना यहाँ पे एम का वैल्यू डालूंगा। एम क्या आ रहा था, कुछ याद आ रहा है, एम इज नथिंग बट एम जी कॉस अल्फा, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। देखो एन किसके हाँ बराबर है बताओ, इसके बराबर है ना। एन की जगह मैंने लिखा, हाँ क्या क्या कॉमन निकलेगा, एम जी कॉमन निकाल लिया मैंने। ये इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि अभी क्वेश्चन में यूज़ होगा, एक्सलरेशन निकालने की टेक्निक बता रहा हूँ। एम से मर गया तो मुझे कोई बताएगा एक्सलरेशन कितना आएगा जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है, तो जी साइन अल्फा माइनस म्यू एस कॉस अल्फा, गॉट इट, हाँ ठीक है ना। देखो जिसको न्यूटन का लॉ आता है ना बेसिक वाला, वो यही निकाल लेगा फॉर्मूला कैसे आया। चल ठीक है, ठीक है। हाँ हम्म, हाँ चलो अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, ओके। देखो मैंने एक्सलरेशन भी सिखा दिया। सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स सिखाया, एम जी आया। फिर मैंने क्या सिखाया, एक्सलरेशन सिखाया, जी आया। सर ये कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा फॉर्म क्या है ना दूसरा फॉर्म। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं एन के टर्म में लिखना चाहता हूँ, मेरी बातें सुनो। इसमें क्या चल रही, बॉडी चल रही है, क्या हो रहा है, बॉडी चल रही है, चल, तो चल रही होगी तो बताओ अंडर रूट में स्टैटिक लिखूंगा या काइनेटिक लिखूंगा, काइनेटिक लिखूंगा ना हाँ हर्षिता। बॉडी चल रही है तो काइनेटिक और बॉडी रुकी होती है तो स्टैटिक, राइट। तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती है। तो बताओ म्यू एफ के क्या होता है, म्यू एन। तो क्या कॉमन है मेरे पास, एन का स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा म्यू स्क्वायर प्लस वन। एन मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास, म्यू स्क्वायर। गॉट इट, बताओ जल्दी से मेरे को। हाँ और एन का वैल्यू एम जी कॉस बीटा हमेशा होता है, चाहे बॉडी चले या रुके, एन एम जी कॉस बीटा। और बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक डन है तो पहले जल्दी मेरे को बताओ। हाँ रोलिंग फ्रिक्शन अभी बताऊँ, जानना है क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन। चल रोलिंग फ्रिक्शन में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिया हुआ नीट में क्वेश्चन नहीं आता है रोलिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन की फिजिक्स अलग चलती है जो कि जेडब्ल्यू के सिलेबस में, हम लोग के सिलेबस में नहीं। थेरोटिकल है तो चलो पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है ना। चलो कौन पढ़ेगा, पढ़ना, आर्या पढ़ना, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। a spherical body अरे or a तुम लोग को समझ में circular ring roll. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रुका हुआ है और मैं धक्का दे रहा हूँ तो आगे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। चल दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई बॉडी ऐसे गोल गोल Kinetic घूम रहा है, friction. कोई बॉडी गोल गोल घूम रहा है, उस पर भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे हम लोग का टायर का जो पहिया है वो गोल गोल घूम रहा है, उस पर भी फ्रिक्शन लगता है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन है, Rolling रोलिंग friction. फ्रिक्शन। पढ़ना, A spherical body or a circular ring rolls over a horizontal plane नीचे आ गया। without slipping or and suffer no friction. हाँ मैं रूम In पे ही हूँ, principle, at मैं every रूम पे ही हूँ, कॉल instant, कर दीजिएगा मेरे को, ठीक body है, जब भी touches आएगा the तो। plane at just one point and this point does ठीक है not डन। move relative to the plane. In this ideal situation, kinetic or static friction is zero and the body should continue to roll with constant velocity. But practically, by our observation, we know that some resistance to motion occurs. Therefore, to keep body,
To keep the body rolling, some applied force is required. For the same body, rolling friction is much smaller than static or sliding friction. That is why discovery of the wheel was a major milestone in the history. During rolling, there is momentarily deformation of the surface in contact, and a finite area of the body comes in contact with the surface. The net result in that the motion is opposed by the component of the contact force parallel to the surface. Friction opposes relative motion and thus dissipates power in the undesirable form like heat, etc. Lubricants and ball bearing reduce kinetic friction in a machine. Power dissipates is less as rolling friction between the ball bearing and the surface in contact is very small. Another way of reducing friction is maintaining a thin cushion of air maintained between solid surface in relative motion. सुनो, देखो कितनी फ्रिक्शन है अपने पास? तीन, स्टैटिक, तीन काइनेटिक एंड रोलिंग। अब मैं पूछूं इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? रोलिंग की। स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग, रोलिंग जो है ना सबसे कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? रोलिंग फ्रिक्शन की सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है ना? देखो ये पता है यहाँ पे रोलिंग का कंसेप्ट क्या है? जब कोई बॉल रोल कर रहा है, राइट, जमीन पे, तो उसको तो रोल करना चाहिए ना पूरे जीवन भर, इसमें कहाँ कोई सा फ्रिक्शन लग रहा है? तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग ने बोला जब कोई बॉडी रोल करती है ना तो क्या होता है, क्या होता है बताता हूँ। अच्छा एक बात बता, रोलिंग फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता है? काइनेटिक होता है। गलत। मैंने क्या बताया, काइनेटिक तब होता है जब सरफेस घिसता है आपस में, यहाँ पे घिस रहेगा वही सरफेस। काइनेटिक मतलब पता है तुम लोग क्या होता है? तुम लोग कोई चीज़ को घसीट के हाँ लेके जा रहे हो, उसको काइनेटिक बोलते हैं, ठीक है ना? तो काइनेटिक, हाँ। देखो स्टैटिक क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, चल रही है, हम्म स्टैटिक नहीं है। काइनेटिक क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी घस नहीं रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना? तो याद रखना रोलिंग फ्रिक्शन में काइनेटिक तो स्टैटिक जीरो है। अब साइंटिस्ट लोग ने बोला जब ये दोनों चीज़ जीरो है, कोई बॉल अगर सड़क पे घूम रहा है, उसको तो चला जाना चाहिए ना जीवन भर, ये रुक क्यों जाता है? तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट आया कि जब कोई बॉडी चलता है ना तो ये दोनों फ्रिक्शन जीरो है, लेकिन एक नया फ्रिक्शन आता है एग्जिस्टेंस में जो बॉडी को रोकता है। तो मैंने फिर बोला ये फ्रिक्शन कहाँ से आता है? तो ये लोग ने क्या बोला, देयर इज ए मोमेंट्री डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन ए फाइनाइट एरिया। तो बोला जब ये बॉल घूम रहा था ना जमीन पे, तो जमीन पे ना थोड़ा गड्ढा बन रहा था, माइक्रोस्कोपिक क्या बोलते हैं, जमीन पे ना हल्के हल्के खड्डे बन रहे थे। वो खड्डा क्या कर रहा था, इसके मोशन को अपोज कर रहा था। अब कैसे तुम लोग समझ सकते हो? तुम लोग के पास देखो रास्ते में देखो गड्ढा होता है और गाड़ी चलती है तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है ना, हाँ। मानते हो? हाँ। तो ये लोग ने भी यही बोला कि मोमेंट्री मतलब कुछ समय के लिए बनता है और जब बॉल वहाँ से गुजर जाता है तो वो गड्ढा भी गायब हो जाता है। तो ये लोग ने क्या बोला, कुछ समय के लिए मोमेंट्री डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड ए फाइनाइट एरिया। जितने एरिया में कांटेक्ट है बॉल का जमीन पे, वहाँ पे क्या होता है, कुछ समय के लिए गड्ढा बन जाता है और वो गड्ढा उस बॉल को रोकता है धीरे धीरे करते करते, इसलिए बॉल रुक जाती है। तो क्या ये भी अपोजिशन है ना मोशन के? ये भी तो अपोजिशन ही मोशन के। तो ये लोग ने इसको नया नाम क्या दिया लोग ने, रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों बोला? क्योंकि बॉडी सरफेस में है, कांटेक्ट में है, दो सरफेस है, कांटेक्ट में है और मोशन का अपोजिशन चल रहा है, इसलिए वर्ड आया फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन रोलिंग के समय ही आता है, इसलिए नाम क्या आया, रोलिंग फ्रिक्शन। समझा? हाँ समझा हर्षिता ऑल्सो? हाँ। हाँ, तो रोलिंग के कारण जो फ्रिक्शन है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोमेंट्री डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस होता है। तो उस गड्ढे में जाने के बाद क्या होता है, जैसे गड्ढे में गया तो वहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल का कंपोनेंट होता है जो मोशन को अपोज करता है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, काम का नहीं है तुम लोग के सिलेबस में। तुम लोग को तो बस ये याद रखना फ्रिक्शन कैसे कम करते हैं, फ्रिक्शन कम करने के फायदे क्या है।
और हम लोग ये सब ना बेयरिंग वेयरिंग क्यों करते हैं? मुझे 2 मिनट देना, मैं सामान लेके आता हूँ, ठीक है ना? जस्ट बेयरिंग। हाँ भैया, आ रहा हूँ। हॉस्पिटल में किसी के पास आ गया ना? चलो चलो आगे में। अब हम हाँ लोग देखते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है, राइट? देखते हैं फ्रिक्शन ख़राब क्यों है। देखो फ्रिक्शन क्या लिखा है, मैं इसलिए बताऊँ, तुम लोग बोर्ड में आता है 2-3 लाइन का, फ्रिक्शन के अच्छाई बताओ और बुराई बताओ। तो फ्रिक्शन अपोजेज द, सबको पता है फ्रिक्शन क्या अपोज करता है हर्षिता? रिलेटिव रिलेटिव मोशन। मोशन। रिलेटिव का मतलब ये रिलेटिव मोशन है क्या? नहीं, इट्स नॉट रिलेटिव मोशन, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं। इसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन, इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है। तो फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन, और जब मोशन अपोज करता है तो उसकी एनर्जी खा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन करता है, एनर्जी खा लेता है। तो बोल रहा है 10 डेसीपेट पावर इन द अनडिजायरेबल फॉर्म लाइक पी। अब तो हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब सबको पता है ना, हम लोग क्या करते हैं फ्रिक्शन से बचने के लिए हम लोग या तो लुब्रिकेंट लगा देते हैं या फिर बॉल बीयरिंग यूज़ करते हैं टू रिड्यूस काइनेटिक फ्रिक्शन इन द मशीन। मशीन चलती रहती है ना, तो चलने वाली चीज़ में क्या आ रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और मुझे उसको कम करना है तो क्या यूज़ करता हूँ? देखिए बॉल बीयरिंग होता है, ठीक है ना, उसका यूज़ करते हैं हम लोग, बॉल बीयरिंग करते हैं। पावर डेसिपेट इज लेस इन रोलिंग फ्रिक्शन। पर सबसे कम पावर डेसिपेशन किसमें होता है? रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम अपोजिशन देता है। तो पावर डेसिपेट इज लेस इन रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन दी बॉल बेयरिंग एंड द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस। तो मेरे को पता है, देखो इसके बीच में पता है क्या है? छर्रा होता है, छोटा छर्रा बॉल होते हैं, वो बॉल अंदर घूमते रहता है। तो क्या बॉल अंदर घूम रहा है तो कोई चीज़ रोल हो रहा है ना, और रोल हो रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज़ कम है, इसलिए हम लोग बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं। गाड़ी में देखना, साइकिल्स में देखना, बॉल बेयरिंग्स लगे होते हैं, समझ में आ गया? अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज मेंटेनिंग ए थिन कशन ऑफ एयर मेंटेन बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड न्यूट्रल। ये क्या बोल रहा है? अगर दो सरफेस के बीच में अगर मैं एयर लगा दूं, तो क्या एयर के बीच में लोग स्लाइड कर रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू उधर भी कम हो जाएगी। चलो हर्षिता पढ़ना। हावेवर, However, in many cases, friction is necessary. Example, kinetic friction.
that dissipates power is required for quickly stopping relative motion. Brakes in machines and vehicles are based on this. Similarly, we are able to walk because of friction. A car cannot move on a very slippery road. Friction between the road and the tires provides the force which accelerates the car. A friction have so many advantages and disadvantages, so we may say friction as necessary evil. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, फ्रिक्शन जरूरी भी है। अगर कोई, देखो तुम लोग खुद सोचो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग का पैर ग्रिप बना पाता है क्या? जमीन पे नहीं बना पाता तो हम लोग चल नहीं पाते। नहीं। टायर ग्रिप नहीं बना पाता रास्ते पे तो गाड़ी चल नहीं पाती। तो फ्रिक्शन ज़रूरी भी है, ठीक है ना? वही बोलनी हो कि हमारे चलने के लिए, गाड़ी के चलने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रिक्शन के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। चलो, फ्रिक्शन ज़रूरी कहाँ कहाँ है? अगर नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते, बाईसाइकिल ये सब चल नहीं पाती। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू क्लाइंब ए ट्री और पोल। हम लोग चढ़ते कैसे? ग्रिप बना के पकड़ के चलते हैं कहीं पे भी। अच्छा, फ्रिक्शन इज एन एविल क्यों है? फ्रिक्शन एविल इसलिए है, फ्रिक्शन है तभी तो क्या हो रहा है, मशीन खराब हो जाती है, जल जाती। क्यों जल जाती? इतना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ना। अगर लुब्रिकेंट अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो दो सरफेस जो कॉन्टेक्ट है, ये और ये गोल गोल घूम रहा है ना, तो ये जो कॉन्टैक्ट है गोल गोल घूम रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डेसिपेट होगी, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी तो मशीन ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी ना। चलो अब देखो, हम लोग का, तुम लोग को पता है, हम लोग ब्रेक, पता है कभी कभी हम लोग कार चालू करते तो ये कार के टायर घूम जाता है, तो घूमने से क्या होता है ना, अचानक से एकदम घूम जाता है तो कार की टायर खराब हो जाती है, वियर एंड टीयर हो जाता है। तो बोल रहा है वियर एंड टीयर ऑफ द टायर हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट, मैंने बताया मशीन्स के पार्ट भी वियर टीयर का मतलब खराब हो जाना, ठीक है ना, घर से गाना खराब हो जाना। हीट प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन कैन कॉजेज डैमेज टू द मशीन, राइट। एक्स्ट्रा पावर इज नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। तो मैंने 5 लीटर गाड़ी को पेट्रोल दी तो गाड़ी ने 200 ग्राम तो किस लिए खा लिया? फ्रिक्शन में चला गया, ठीक है ना। एग्जाम में लिखना है, सब इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बता दिया, लुब्रिकेंट यूज़ करो, बॉल बेरिंग यूज़ करो, पॉलिशिंग कर दो, सरफेस एकदम पॉलिश कर दो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अवॉइडिंग मॉइस्चर, ठीक है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पे मैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन पे, चलो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा नहीं, जस्ट ट्राई टू डू इट, कोशिश करो, करो कोशिश, या मैं कराऊँ पहले 1-2 क्वेश्चन, बताओ जैसे तुम लोग बोलो। हाँ, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बताओ, सुनो मेरी बात। देखो क्या लिखा है, मैं वही जो लिखा है मैं वही करूँगा। ए ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, ओके, इज स्लाइडिंग ऑन ए, स्लाइड कर रहा है, पहले ही बोल दिया इसने, इज स्लाइडिंग ऑन ए सरफेस इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45, लोगों को समझ में आ गया। तो कहाँ पे रखा गया? 45 डिग्री पे रखा गया है। कितना मास है? 8 kg, 8 kg है। 8 kg मास है और क्या कर रहा है वो? स्लाइड कर रहा है इस पे, राइट, ओके, एंड 45 पे है, एंड ओके। कैलकुलेट द एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मुझसे क्या पूछा? ये ब्लॉक का एक्सलरेशन कितना होगा? तो तुम लोग भी बात बताओ, बता क्या कौन कौन सा इस पे काम कर रहा है? तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा करो ऐसे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल, नीचे क्या होगा? एम जी कॉस 45, राइट, यहाँ क्या होगा? एम जी साइन 45, मानते हो? एक्सलरेशन पूछा है, एक्सलरेशन न्यूटन का लॉ लगाओ, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। वैल्यूज डालना चालू करो, बताओ मास कितना है? 8, 8 kg। 10, साइन 45 1/√2। बताओ ये क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन होता है, मानते हो सब लोग। मास 8, एक्सलरेशन निकालना है। आ रहा है हर्षिता? क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ। चलो जल्दी जल्दी हाँ। म्यू और एन की वैल्यूज डालना चालू करते हैं। ठीक है, म्यू तो म्यू कितना दिया? म्यू दिया ना, देखो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ, राइट, कितना दिया? 0.6, तो 0.6, एंड कितना सिखाया था? एम जी कॉस, राइट, एम जी कॉस अल्फा इंटू 8 नाउ पुट द वैल्यूज। 80√2
म्यू 0.6, मास कितना है 8 इंटू 10, कॉस 45 भी 1/√2 होता है राइट, 8 हाँ इंटू 8, तो क्या क्या मेरे पास आ गया 80/√2 आ गया, और ये क्या होगा, ये 8 छंग 48, तो 48/√2 हो गया इज इक्वल टू 8 इंटू 8। 80 में से 48 कितना होगा 12 होगा, ये 12 नहीं होगा 32 होगा, 32 होगा ना, 32/√2 इज इक्वल टू 8a, 8 चौक 32, तो कितना आ गया आंसर 4√2, तो 4 लिखा तो 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, फिर 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2 राइट, मर गया, तो क्या आंसर मेरा आया 2√2। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 1.414, तो उसको मल्टीप्लाई में कितना 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, देखो आंसर आ रहा है, हाँ हाँ समझ में आया कैसे किया मैंने। स्टेप देखो न्यूटन का लॉ होता है तो सब, वरना कुछ बच्चे उनको फॉर्मूला याद होता है, वो लोग बोलते हैं ए इज इक्वल टू जी जी साइन साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस, मैं फॉर्मूला रटा दूँ, मैं तो बोलते एग्जाम में करो यार जब आता है तो, न्यूटन का लॉ क्यों फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, कितने फॉर्मूला रटोगे तुम लोग, यूज़ न्यूटन का लॉ, फटफट वैल्यूज पुट करना, ठीक है। या तो कुछ बच्चे पता है करते हैं ये एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कैसे, पूरा वैल्यूज रखा, एफ के का वैल्यू μ1 रखना, एम जी रखना, फिर कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, फिर कुछ कॉमन आएगा, तो एट द एंड में यही बनेगा। तुम लोग याद है अपने डिराइव किया है ये पता है, तो एग्जाम में वो हाँ लोग 30 सेकंड देके डिराइव कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूले से यहाँ तक जा सकते हैं हर्षिता, हाँ वो करो या तो सीधा वैल्यूज पुट कर इट्स अप टू यू। चलो चलो चलो, हर्षिता ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो तो मेरे पास है, वो एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन है। उसके पहले आई जस्ट वांट यू पीपल, कंटेंट बिल्डर कुछ है देखिएगा, कंटेंट बिल्डर भी मैं स्टेशनरी गिवन है प्रोग्राम, चलो 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 नहीं, क्वेश्चन एक और थोड़ा सा ट्राई करो, मैं तुम लोग को बस पता है अभी क्या चाहता हूँ तुम लोग से, कि तुम लोग एफबीडी कैसा बनाते हो, ठीक है, मैं तुम लोग को तुम्हारा मुझे ये भी चीज़ देखना है, धीरे धीरे तुम लोग बिल्ड करोगे। अच्छा नॉलेज क्लाउड पढ़ाऊँ क्या, नॉलेज क्लाउड में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ म्यूस एंड म्यूके नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द रफनेस मोशन ऑफ द सर्फेस ऑल्सो ऑन द मटेरियल, हाँ सुनो मेरी बात, चलो नॉलेज क्लाउड थोड़ा देख ही लेते। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये जो म्यूएस और म्यूके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड है, तो याद रखना है किस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, किस टाइप का सरफेस है वो कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर कैसा होता है, या तो रफ होगा या तो, तुम लोग बात, तुम्हारे पास दो लकड़ी है, एक स्मूथ लकड़ी है और एक रफ लकड़ी है, तो दोनों में फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी, तो म्यूएस और म्यूके का वैल्यू भी अलग होगा। तो एक तो क्या बोला रफनेस एंड स्मूथनेस पे डिपेंड करता है म्यूएस और म्यूके, दूसरा ये बोल रहा है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो, तुम लोग ने एक तुम लोग ने पॉलिश करके लकड़ी ली, एकदम पॉलिश किया एकदम अच्छे से साफ करके, और तुम लोग ने एक लोहा लिया उसको एकदम साफ किया, तो बताओ क्या म्यूएस की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी अलग अलग होगी, आंसर्स अलग होगी। अलग अलग है, तो क्या याद रखोगे म्यूएस और म्यूके जो है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। पढ़ना कौन पढ़ा था अभी, चलो हर्षिता पढ़ना, यूजुअली क्या लिखा हुआ है, Usually, with increase in smoothness, friction decreases. But if the surfaces are made too smooth by polishing and cleaning, the bonding of the force of adhesion will increase. Hence, the friction will increase, resulting in cold welding. क्या कंफ्यूजन कर रहा है ना, ये लोग ने क्या बोला तुम्हारे पास रफ सरफेस है राइट, तुम लोग ने उसको स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दोगे तो पता क्या होगा, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट बढ़ जाएगा, और तुम लोग को मैंने बताया था क्या बताया था, सरफेस एरिया अगर कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, और बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो तुम लोग को क्या बोलना है एग्जाम में, स्मूथ करने पे पहले तो फ्रिक्शन कम होता है और स्मूथ करोगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया इन कांटेक्ट बढ़ जाएगा, लॉजिक समझा, बताओ हर्षिता आर्या, हाँ हाँ चलो 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 आर्या पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है, dust impurity
surface oxidation, etc., play a great role in determining the value of μs and μk. Two copper blocks, when kept in contact in an evacuated chamber, stick to each other, and a large force is needed to slide one on the other. In this case, the value of μs and μk becomes much greater than 1, usually larger than 0 μs and uh, larger than 1. But for copper and but for copper it is 1.6. For glass and rubber tire on वो छोड़ो, dry concrete road. सुनो क्या बोल रही है। ये लोग ने क्या बोला कि मेरे पास दो कॉपर के मेटल है, राइट, मेटल के प्लेट है, मैंने दोनों को आपस में स्लाइड किया। नॉर्मली जब स्लाइड किया, मतलब जो हम लोग नॉर्मल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो म्यूएस का वैल्यू और जो होता है, याद रखना तुम लोग कभी ना पूरे एग्जाम्स में तुम लोग देखना म्यूएस एंड म्यूके का जो वैल्यू होगा ना, वो हमेशा एक से छोटा होगा और ज़ीरो से बड़ा होता है, इस दोनों के बीच में ही आएगा। तो क्या सर मैं बोल दूँ म्यूएस और म्यूके का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आता है, एक से बड़ा नहीं हो सकता? इसने बोला नहीं होता है। तो मैंने बोला कैसे? बोला तुम लोग एकदम दो प्योर कॉपर की प्लेट लो जो नई नई बनी हुई है, नई नई प्लेट को एयर के कांटेक्ट में मत आने देना, ना तो उसके बीच में कोई डस्ट पार्टिकल आना चाहिए, उसको तुम लोग चिपकाओ। और अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को देखो, तो तुम लोगों को क्या पता चलेगा म्यूएस का वैल्यू कितना आएगा, एक से 1.6. कहीं ज़्यादा। तो इससे मुझे ये पता चला इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। देखो इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें हैं फैक्टर लाइक डस्ट, इम्प्योरिटीज, सरफेस ऑक्सीडेशन क्या कम कर देता है, फ्रिक्शन की वैल्यूज़ कम कर देता है। तो गॉट द वैल्यूज़ क्या समझ में बताया, तो डस्ट, इम्प्योरिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें म्यू की वैल्यू कम कर देता है। गॉट इट? हाँ. इजी था। हाँ, तुम लोगों को मैंने बताया काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही होता है, परफेक्टली कांस्टेंट नहीं होता, अपने सिलेबस में कांस्टेंट लेके चलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, कि जब कोई बॉडी मूव करती है ना कहीं और से कहीं और, तो सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग नहीं बनाती वो। पहले अगर जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं चल नहीं रहा, चलना मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखना। चलते वक्त क्या मेरा पैर और ज़मीन के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ नहीं हुआ, मैं तो चल रहा हूँ ना, ऐसे किया फिर मैंने पैर उठा लिया, फिर मैंने ऐसे किया फिर पैर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक मतलब स्लाइड कर रहा हूँ, स्लाइड। ये क्या बोला, जब बॉडी स्लाइड करती है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा सेम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बॉन्डिंग बन रहा है, स्लाइड किया कुछ और बॉन्डिंग बना, और स्लाइड कुछ और बॉन्डिंग बना, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज भी चेंज होती है। बट अपने सिलेबस में हम लोग कांस्टेंट मान के चलते, समझ में आया? हाँ. थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, बता दिया। ट्राई करो, चलो इन्होंने डायग्राम भी दे दिया, बहुत डायग्राम देखे तो इन्होंने और आसान कर दिया। निकालो निकालो, बुद्धि लगाओ पीछे वाला, और चलो सॉल्व करो। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या होगा, जितने भी तुम लोगों को फोर्स दिख रहे हैं दोनों बॉडी पे, सारे फोर्स ड्रॉ करना है, तभी कर पाओगे क्वेश्चन को। नहीं ऐसा बताना, कराऊंगा मैं, कोशिश करो।
हर्षिता को आ रहा है क्या? हाँ हर्षिता, आवाज़ नहीं आ रही हर्षिता मुझे। हर्षिता, आर यू एबल टू सॉल्व या कराऊँ? हाँ आ रहा है ना? हाँ। चल करो। हो गया। हो गया? हर्षिता का हो गया क्या? हर्षिता हो गया? एक मिनट। ठीक। कितना आंसर आया? सबसे पहले बता, एक्सलरेशन कितना है? पहले वाले का 10, दोनों में 10। हाँ दोनों में 10 होगा ना, पहले वाले का कुछ नहीं होता है। और कितना हाँ, हर्षिता का 10 आ रहा है क्या? नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। टेंशन कितना आ रहा है? पहले वाले का टेंशन 8 न्यूटन, दूसरे वाले का 4 न्यूटन। गलत, दोनों टेंशन सेम होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना, अलग अलग टेंशन कैसे हो सकता है? क्या बताया था मैंने? एक धागा। एक्सलेशन 2 आया। एक्सलेशन कितना है हर्षिता का? 2। ओके। आर्या समझा? मैंने बताया था ना, एक धागा मतलब एक टेंशन ना, एक ही धागा है ना, हाँ अक्खा धागा। हाँ। तो मैं देखूँ किसका 2 किसका है। 1.96 आ रहा था समथिंग हर्षिता? नहीं, इन ये 2 आया। ये यूज़ मैंने किया? 9.8 नहीं लिया, 10 10 लिया। लिया तो 2 सही है, राइट आर्या? तो 2 आया था आर्या? नहीं, नहीं आया, क्यों नहीं आया बताना, क्या मिस्टेक है बताना। अगर एक मास बड़ा होता तो जो पहले किया था प्लस ऊपर प्लस माइनस वो करते हैं। कौन सा मास बड़ा था मतलब समझा नहीं मैं। वो पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें एक का मास बड़ा था तो ऊपर m1 माइनस हाँ m2 वो था ना वो हर्षिता, करते हैं वो ना। पुली वाला था, पुली 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 था ना हर्षिता, वो तो हाँ ऐसा ये वैसा नहीं है ना, ये वो उसमें हाँ। था ना, ऐसा था ना। क्या मिस्टेक किया आर्या, कैन यू टेल मी क्या मिस्टेक किया, टेल मी जल्दी से। एक्सेलरेशन नहीं आया ये, सॉरी। हाँ, एक्सलेशन कितना है?
टेंशन 3.67 क्या है? 3.6 एक्सलरेशन। नहीं, हम्म, टेंशन। टेंशन 3.6 तो नहीं आया। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले फ्रिक्शन में से मानते हो तो फ्रिक्शन दिमाग से निकाल लो, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सलरेशन के मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला सिखाया था? नेट ड्राइविंग फोर्स ना सिखाया था हम्म, आर्या? हाँ, डिवाइड F बाय, अपॉन M। बताओ इसको कौन, ये पूरे सिस्टम को कौन चला रहा है? यही चला रहा है ना सिर्फ। हाँ, हाँ, तो ड्राइविंग फोर्स इसी का वेट है, 0.2 मास इंटू इसका 10 जी। नेट किसको चला रहा है? पूरे मास बताओ, 0.2 प्लस 0.8, टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो चल रहा है। तो यहाँ से तो एक्सलरेशन तुम लोग को आना चाहिए ना, 2 डिवाइड बाई 1 कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट आर्या? हाँ, और एक्सलरेशन निकालना कितना आसान था। टेंशन क्या सीखा है बताओ? टेंशन एक रस्सी एक टेंशन, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी के अवे, अवे फ्रॉम द बॉडी। चलो इसका एफबीडी निकालो, बताओ इसके आगे वाला कौन है? टेंशन, पीछे कोई नहीं, इसका मास 0.8 इंटू एक्सलरेशन, राइट? तो T इज इक्वल टू 0.8, एक्सलरेशन कितना निकाला? 2, तो 1.6 आ रहा है ना? हर्षिता कैसे नहीं आया 1.6? टेल मी क्या किया यू, टेल मी। 3.6 लिखा है। कैसे दिखा 3.6, कैसे आया? टेल मी ना, बताऊं मिस्टेक कुछ की? अब समझ में आया? हाँ, इसमें भी वही, अच्छा इससे निकालेंगे तो वही आएगा ना, इससे थोड़ी ना अलग आएगा। इसमें कौन आगे का फोर्स m2g, पीछे का फोर्स टेंशन, नीचे मास इनटू एक्सलरेशन, जस्ट पुट द सेम आए। चल समझा? हाँ, ओके, समझा तो समझा तो समझा। ओके, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये मुझे कराने दो। अच्छा मुझे कराने दो, ओके। देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नहीं समझा अगर मैं कराता हूँ। पढ़ो क्या लिखा हुआ, पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ। a body of mass 10 kg is kept on a horizontal floor of coefficient of static friction mu s equal to 0.5 and coefficient of kinetic friction mu k equals to 0.45 as shown in the figure. अरे Find find the acceleration, force of friction, and contact force on the body by the plane when the driving force is G equals to 10 meter per second square. हो जाएगा या कराओ, बताओ, कराओ? हो जाएगा, हो हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा हर्षिता। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा। क्या नहीं समझा? रीड, अब खुद क्वेश्चन पढ़ना, समझ में आ जाएगा। देखो 10 केजी का ब्लॉक रखा है, राइट? ये 10 केजी का ब्लॉक बैठा हुआ है, इसको F का कोई फोर्स खींच रहा है, ठीक है नहीं? तो ए बॉडी ऑफ मास 10 केजी, यहाँ तक समझा हर्षिता? हाँ, ए बॉडी ऑफ मास 10 केजी इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का नाम आ गया, मतलब यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, कितना है? स्टैटिक भी है एंड काइनेटिक दोनों भी है। चलो अच्छी बात है। अब बोला फाइंड दी एक्सलरेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स, तीनों निकालना है। कब? जब ये F की वैल्यू 40 थी तब, और जब इस F का वैल्यू 60 हुआ तब। निकालो। नहीं आएगा तो बताना, मैं तुरंत कराऊंगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलो करो, देखो। चलो मैं ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तुम्हें मत करो। मुझे एक बात बताओ, कौन मुझे बताएगा ये 40 न्यूटन लगाने पे ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कैसे पता चला चलेगा? सुनो, आज के बाद एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले पता करो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो रोक के रखता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस एन, मानते हो सब लोग? हर्षिता ऑल्सो?
हाँ अगर ये हाँ 40 इससे छोटा है तो रोक लेगा, क्योंकि म्यू एस एन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है अपने आप को चलने से। चलो निकालते हैं, म्यू एस कितना है 0.5, 0.5 एन क्या एम जी के बराबर ही होगा, अभी भी रुका हुआ है, ऊपर नीचे के बराबर होगा। एन देखो, जब कोई बॉडी इधर इधर चल रही है ना, तो ऊपर के फोर्स हमेशा सेम होंगे, चाहे वो रुके रहे या चले, क्योंकि इस ऊपर नीचे में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। तो एन इज इक्वल टू एम जी, एन होगा ऊपर, एम जी होगा नीचे। मास कितना है 10, जी कितना ले लूँ, 10 ले लूँ, 10 ले लेता हूँ। मुझे कोई बताएगा क्या वैल्यू आई है एफ एल की? आर्या 50 आया ना, हाँ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के पास इतनी हिम्मत है कि वो 50 न्यूटन तक का फोर्स बना सकता है। ये तो 40 न्यूटन का फोर्स है, तो क्या ये 40 और ये जो 40 बना सकता है ना, ये 40 मैक्सिमम 50 बना सकता है हर्षिता ने आर्या, लेकिन क्या ये 40 बना सकता है? हाँ क्योंकि वैल्यू क्या सीखा है, ये क्योंकि हमने क्या सीखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज क्या सीखा है हम लोगों ने, बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 से 1। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं की, नहीं। ये एफ एस पूछ रहा हूँ मैं, म्यू एस नहीं पूछ रहा हूँ। एफ एस की वैल्यू हाँ हाँ 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस साइन होती है, राइट? तो 50 से कम भी तो दे सकता है ना, मतलब ये। तो बताओ हर्षिता, ये 40 था, आगे की तरफ ले जा रहा था, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है ना, तो क्या 40 दे पाता हाँ। मुझे? तो पहले केस में एक्सेलरेशन 0, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, राइट? हर्षिता को समझा नहीं समझा, जल्दी बताना हर्षिता, समझा हर्षिता? हाँ बट वो हाँ, हमने कैसे वो क्या कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या होता है ना हर्षिता, ये 50 न्यूटन तक प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कोई 50 न्यूटन का फोर्स आएगा तो भी रोक लेगा ये। लेकिन कितने न्यूटन का फोर्स आया, 40 का आया ना, तो रोक लेगा ना 50 वाला, हाँ क्योंकि ये 50 इसके पास बैंक बैलेंस है, तो 40 तो दे सकता है ना रोकने के लिए ये, तो बॉडी हाँ इक्विलिब्रियम पे है ना। हाँ नहीं समझा? समझा। हाँ, तो मतलब बॉडी चलने, आर्या समझ में आया ना, बॉडी चल नहीं रही है, राइट? हाँ चलो कॉन्टैक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या बता, जल्दी बताओ। कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस स्टैटिक का, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी चल नहीं रही ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का स्क्वायर। बताओ नॉर्मल कितना होता है, हमेशा एम जी का स्क्वायर। स्टैटिक कितना है, कितना निकाला, स्टैटिक कितना निकाला मैंने, 50, 50 निकाला ना, 50 50 रख दूँ यहाँ पे मैं? आप 40 बोला था ना। यस 40 आएगा, क्योंकि 40 लग रहा है। तो चलो सॉल्व करके बताओ आंसर कितना, पुट करो वैल्यू, बताओ आंसर। आर्या समझ में आ रहा है? हाँ। कुछ डाउट है एक भी लाइन? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो 50 लिख के मत आ जाना एग्जाम पे। एफ एस का मतलब है हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एफ एल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं। चलो बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ।
गया आंसर? अरे आ गया आंसर? नहीं। करना जल्दी। सबको समझा ना? मैंने एन की जगह एम जी क्यों लिखा? हाँ। बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। अप्रॉक्स से बताओ कितना आ रहा है? ऐसे कैसे बढ़ा गया? देखो मेरी तरफ देखो। चलो, मास कितना था बताओ? 10। 10। 10 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, राइट? तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। हाँ। और कितना होता है? 4 चौक 16, 16। 1600। 1600, कितना आ रहा है? एक एक 11, 600 में सही है? 11। हाँ 6. ठीक है। अब इसमें से क्या बोलो? इसमें से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 116 इंटू 100। बताओ, तो 100 में से 10 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर? 116, राइट? सही ना? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, 166 क्या मैं अप्रॉक्सीमेटली 125 लिख सकता हूँ? नहीं नहीं, 116 नहीं। इतना छोड़ दो, इतने पे चलेगा, इतने पे छोड़ दो आंसर। ये आ रहा है आंसर? कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं, 11, 6. क्या हर्षिता? 11,600 तक आया रूट हाँ, वाला. तो ऐसा लिख सकते हैं ना हर्षिता हाँ। इसको, कि मैं 100 को बाहर निकाल लूँ, 10 बन जाएगा ना? हाँ. 116 को अंदर छोड़ दो, चलेगा इतना। एग्जाम में तुम लोग के हमेशा ऐसी वैल्यूज आएंगी जो एग्जैक्ट कटेंगी, ठीक है ना? तो तुम लोग ने देखो ये F40 निकाला स्टैटिक। यहाँ पे पूछा था ना, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो स्टैटिक है, स्टैटिक कितना है? 40 आया। 40 आया क्योंकि 40 लगाया हूँ, 40 लगाया तो 40 जनरेट हो गया। कितना जनरेट कर सकता है? मैक्सिमम 50, लेकिन यहाँ पे दिया 40। बाकी तो वी वे डूइंग राइट। देखो 40 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर याद आ रहा है? अब ये करो खुद से, 60 वाला दिमाग चला। 60 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे 60 वाला? अब हाँ। हाँ. करो ट्राई करो। कैसा लग रहा है एनएलएम चैप्टर? टफ लग रहा है क्या? देखो नहीं। ठीक है ना। अब एक लास्ट आई गेस टॉपिक है सूडो फोर्स। वो क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान करेगा, लेकिन उसके लिए तुमको फिर से सीखना पड़ेगा डिटेल में कि सूडो फोर्स कब अप्लाई करते हैं। आ रहा है? हाँ। हर्षिता को आ रहा है?
नहीं। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो आर्या का करने देना। आर्या मुझे बस एक्सलरेशन निकाल के दिखाना, बाकी तो मैं देख लूँगा। जस्ट टेल मी ए वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। मैंने पहले दूसरा वाला किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितना होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 45। 45 कितना, 9.8 लिया है क्या? नहीं, 10। 45 कैसे आ रहा है फिर? 50 आएगा ना? नॉर्मल 100 लगेगा। हाँ, ओके। और म्यू के 0.45 यस, है। क्योंकि देखो पता है इस क्वेश्चन को भी चलो मैं समझाऊंगा, चलो सही है, वैसे आर्या का सही है। अब मेरी बातें सुनो सुनो सुनो, मैं समझ में आ जा रहा है, कर लेगी। देखो मेरी बातें सुनो वापिस से ना, हर्षिता लिसन टू मी, ठीक है ना? हम लोग जब भी एग्ज़ाम में कोई भी एफ़ की वैल्यू 40 आया तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या था? लिमिटिंग से पूछो तो कितना दे सकता है। तो हर्षिता लिमिटिंग कितना दे पा रहा था बताना? 50 ना मैक्सिमम? 50। लेकिन क्या ये 50, पीछे वाला 50 ये 60 को संभाल लेगा क्या? नहीं। तो मतलब बॉडी चलेगी, चलेगी ना हर्षिता? और अगर हाँ। बॉडी चलेगी तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई नहीं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला कुछ और होता है, म्यू के एन ना हर्षिता? तो म्यू के का वैल्यू दिया है 0.45, एन हमेशा एम जी होता है। मास कितना है? 10, और इसमें 45 न्यूटन आया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन कितना लगा हर्षिता? 45। 44। फ्रिक्शन का जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले लिमिटिंग को पूछ लेने का, तू प्रोवाइड कर सकता है 60? ही सेड नो, माय मैक्सिमम वैल्यू इज स्पीड, माय मैक्सिमम लिमिटिंग ने बोला माय मैक्सिमम वैल्यू इज 50। हमने बोला ठीक है काम नहीं है अब, मतलब बॉडी चलेगी, 60 चलाएगा, चलाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला, मेरा आंसर आ गया। चलो एक्सलरेशन निकालना आसान है ना? आगे 60, पीछे 45, मास इनटू एक्सलरेशन, राइट आ रहा? हाँ हाँ। हो गया। कितना हो गया? 45, 55, कितना होगा? 45, 55, कितना, 10 में से 5 गया, 5, 15, राइट? कितना आ रहा, कितना आ रहा है आ रहा है? 1.5 आ रहा है, राइट? हाँ। और कॉन्टैक्ट फोर्स चलो निकाल के दिखाओ। कॉन्टैक्ट फोर्स वही ना फॉर्मूला, एन का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कौन कौन सा लग रहा है? एक तो एन लग रहा है हर्षिता, और यहाँ पे क्या लग रहा है? म्यू के ना, यहाँ पे म्यू के रखना। निकालो एक्सलरेशन निकालो और कॉन्टैक्ट निकालो, बताओ। फिर ये रूट वाला सॉल्व नहीं हो कोई रहा बात नहीं, वैल्यू प्रॉपर सब्स्टिट्यूट किया है, है। हाँ किया है 45 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर किया प्रॉपर, हाँ। चलेगा। ओके, तो चलो 20 क्वेश्चन तुम लोग करोगे, 20 क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं तो बताने वाला ही हूँ कब।
कल तुम लोग कितने बजे सुबह फ्री हो तुम लोग कल? हाँ, 9 बजे, हाँ सुबह 9 बजे। हर्षिता हाँ। नहीं, कितने बजे देन? 10 से पहले चले। 10 बजे कुछ है क्या कल? हाँ, क्या है? पीटीएम है। क्या है? पीटीएम है। अच्छे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, ओके। तो फिर तो फिर सुनो मेरी बातें। 10 से पहले ना, 7 बजे चलेगा ना? अरे 7, क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड। A block of mass 5 kg rests on an inclined plane at an angle of 30 degree with the horizontal. If the block just begins to slide, then what is the coefficient of static कितना friction between the block and कितना the surface? आसान क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, वर्ड जस्ट बिगिन टू स्लाइड। और तुम लोग को मैंने क्या बताया, जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मतलब क्या होता है आर्य? कौन सा कंडीशन याद आ रहा है? जस्ट बिगिन टू स्लाइड मतलब कौन सा कंडीशन? डोंट यू रिमेंबर दिस कंडीशन? टेन हाँ हाँ। अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। हो गया, 10 30 डालो, आ गया आंसर। हर्षिता गॉट इट? और 10 गॉट इट? पकड़ना था इसमें ये चीज़ें, 1/√। जस्ट बिगिन टू स्लाइड मतलब एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ठीक हाँ। है। चलो तो सुनो मेरी बातें फिर, और दो क्वेश्चन दूँ? चल, ओके। वाई विजिबल क्लाउड गिवन दैट द क्वेश्चन स्टडी पिक्चर इज काम कर। हाँ, चलो। द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन करते जाओ तुम। देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन इज वेरी गुड। तो करो 31 करके बताओ। करो 31, चलो। 31 क्वेश्चन समझा ना क्या हुआ? एक ब्लॉक है। अच्छा, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड क्या है बताओ? वेलोसिटी। हाँ, ये ब्लॉक जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ, और 20 न्यूटन से मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ। लेकिन सरफेस क्या है? सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है रफ। सरफेस पे? रफ है, फ्रिक्शन है। रफ। चलो निकाल के बता आंसर कितना आ रहा फ्रिक्शन। है। टी से चल रहा है ना, तो तुम लोग न्यूटन का फर्स्ट हाँ लॉ क्या है बताओ? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना। हाँ, तो बताओ, 20 आगे लग रहा है, इसका मतलब कोई तो 20 पीछे बैठा होगा ना। गॉट इट? हाँ 20 आगे लग रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स है। 20 कौन होगा फिर? कोई वो फ्रिक्शन फोर्स होगा जो 20 दे रहा होगा। और ये दोनों इक्वल अपोजिट पे है, तो नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो इससे तो स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझा हाँ। हर्षिता? समझा? हम्म, ये चीज़ सीखो ना। स्पीड कौन, वही बोला तुम लोग, बाकी चीज़ें मत भूलो। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स जीरो। लेकिन सर मुझे एक फोर्स दिख रहा है 20, तो एक फोर्स छुपा हुआ है, और वो छुपा हुआ फोर्स कौन है? फ्रिक्शन फोर्स, जो कि एग्जैक्ट इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आंसर क्या होगा? 20 होगा। समझ में आया? चलो, हाँ। चलो 32 करके बताओ जरा। 32 करोगे? 32 बहुत, चलो करो 32 ट्राई करो। 32 भी मत करो, वेट वेट वेट, सर, हाँ। पीछे आंसर सेकेंड दिया है। क्या आंसर किया पीछे? सेकेंड 61। 60 दिया हुआ है। हाँ एक्सरसाइज यू चेकिंग सेम से, ये एक्सरसाइज चेक करिए ना, आंसर चेक करने के बाद आशिता कॉपी से, इज इट द सेम एक्सरसाइज? हाँ, चेक। नहीं, 31 एक्सरसाइज का सेकेंड दिया है। सेकेंड आंसर दिया है 60। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो।
with the force of friction acting on the block. चलो उसको मैं देखता हूँ, तुम लोग तब तक सॉल्व करो। कौन कौन सॉल्व करोगे तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 36 तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है ना? 36 सॉल्व करो तुम लोग। मैं लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? हम्म 36 हो रहा है? 36 बताओ। क्वेश्चन, हाँ यार। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो। एफबीडी बनाओ, ठीक है ना? कोशिश करो एफबीडी बनाने का, बनाओ एफबीडी। और वर्ड पे भी फोकस करो, क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक एक वर्ड। At rest हम्म on rough inclined surface. हम्म हो रहा है या बताओ? ये वाला क्वेश्चन में बताओ। एक मिनट। हाँ ट्राई करो। आर्या सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? हाँ, करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। न्यू के का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। हो गया? आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है? नहीं। हर्षिता को आ रहा है? नहीं। अब मेरी बातें सुनो, देखो वंस अगेन यहाँ पे पकड़ो क्या लिखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और तुम्हें कभी मैंने क्या बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नेट फोर्स जीरो है, राइट? और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब जितना आगे फोर्स होगा उतना पीछे। तो चलो इस बॉडी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेट द बॉडी का मास कितना है? 10 केजी लिखा है ना, एम ले ली। बताओ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, राइट? 10 दिया हुआ है। हाँ 10 लिया, मैं एम मान रहा हूँ। क्यों मैं एम मानूँ? कि एम कटेगा। देखो ध्यान से, एम लिया मैंने। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्या लगेगा? काइनेटिक बोल रहा है, तो मैंने बोला काइनेटिक, क्योंकि बॉडी चल रही है, काइनेटिक। आगे क्या होगा बताओ मुझे, कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी साइन अल्फा। और एक बात बताओ, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एम जी साइन अल्फा किसके बराबर है? एफ के। एफ के क्या होता है? म्यू एन होता है, म्यू एन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बराबर क्यों किया? हर्षिता वाई डिड इक्वल साइन? बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो का मतलब आगे का फोर्स इज इक्वल टू पीछे का फोर्स, राइट हर्षिता?
हाँ आर्या सही बात है ना? हाँ अब मेरी बात सुनना, बताओ म्यू एफ के का वैल्यू कितना होता है? म्यू इंटू एन, और एन क्या होता है? एम जी कॉस अल्फा, राइट? सही कर रहा हूँ मैं? हाँ चलो हम्म, देखो, मेरा एम से मर गया, मेरा जी से जी मर गया, तो क्या बचा? हाँ साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू के कॉस अल्फा। तो म्यू के का वैल्यू कितना आया? टेन अल्फा। साइन ऑफ अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेन अल्फा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा कितना दिया हुआ है? 37। टेन 37 कितना होता है? कितना होता है आ रहा है 10 37? नहीं ध्यान है। नहीं याद आ रहा है? कितना होता है? हर्षिता 10, तुमको मैंने वैल्यू याद करने बोला था ना? हाँ कितना होता है? साइन का याद है, साइन का कितना टेन होता का है? नहीं। साइन का 3/5। तो कॉस का 4/5 होता है, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है? 10 ही तो होता है। तो थ्री 10 बाई अपॉन, तो फोर आंसर 0.75 है। चेक करो, चेक हर्षिता, पीछे 0.75 है ना? हाँ हाँ, वैल्यूज़ याद रखो, ठीक है ना? वैल्यूज़ याद रखोगे तो आसान होगा, ठीक है? समझ में आया मैंने कैसे किया? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। एक और क्वेश्चन दूँ? हाँ एक और क्वेश्चन तो ग्लोबल मास इतना रिलीजन का डिसेंडिंग विद एक्सलरेशन इतना, ओके। काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ओके। चलो ये थोड़ा सा गुड क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पूछता क्या है और दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 करो, चलो डू 38। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर के भी है इसमें, एक दो क्वेश्चन जो मैं अभी करा नहीं रहा हूँ तुम लोग को। क्यों नहीं करा रहा हूँ? उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगेगा। ब्लॉक के ऊपर जब ब्लॉक आ जाता है ना, और क्वेश्चन पूछे इस पे ये एफ फोर्स लगाऊं तो ये ब्लॉक इसके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी पहले ये वाले क्वेश्चन करो जो इसमें मैंने आज पढ़ाया। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला एक पढ़ाऊंगा ना। अभी देखो तुम लोग यहाँ पे, तुम लोग देखा है ब्लॉक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? ये दिख रहा है बॉक्स? ये बॉक्स तुम लोग को पढ़ाऊंगा, इसमें हाँ थोड़ी सी और मैथमेटिक्स आएगी। ये बताऊंगा फिर बताऊँ। तुम लोग पहले ये वाला करो, जितना मैंने आज पढ़ाया उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। डू दिस 38। क्या क्या दिया है वो देखो, क्या क्या पूछा है वो करो। 8 आर्या डन? हाँ हर्षिता हाँ क्या आंसर है दोनों का बताओ? फोर्थ ऑप्शन। हर्षिता का कौन सा ऑप्शन है? 30। 30 है, अलग अलग आ रहा दोनों का। चलो कराऊँ मैं? देखो कराऊँ? हाँ हाँ देखो मेरी बातें ध्यान से, वापिस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज रिलीज्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक स्टार्ट डिसेंडिंग विथ एक्सलरेशन ए। तो ब्लॉक का एक्सलरेशन कितना है दिया है? 2 दिया है और नीचे की तरफ जा रहा है, स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, राइट? मैंने लिख दिया। अब ये लोग ने मुझसे क्या पूछा? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ कितना है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। चलो एफबीडी बनाओ जल्दी से। तो बोलेंगे सर ये रहा, ये बताओ इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है? एम जी साइन अल्फा। पीछे क्या लग रहा है? एफ के, एफ के। और ये आगे लग रहा है एक्सलरेशन। बताओ न्यूटन का बताओ, जल्दी से बताओ न्यूटन का लॉ क्या है? आगे का फोर्स ना आ रहा, आगे का फोर्स हाँ माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, राइट? हाँ तो मास लिखा है 10, जी है 10, साइन 30 कितना होता है? 1/2 एफ के। मास कितना है? 10, एक्सलरेशन दिया है 2, तो ये हो गया मेरे अकॉर्डिंग 50, राइट? एफ के ये हो गया 20, तो मेरा 30 आ रहा है। अब मुझे बात बताना आर्या, हाउ यू आर गेटिंग फोर्थ ऑप्शन देन? मैंने पूरा गलत कर दिया। गलती हुआ है ना, कोई बात नहीं। हर्षिता पीछे आंसर चेक करना 30 है कि नहीं है। 38।
हाँ ठीक है ना। चलो अब मेरी बातें सुनो। एक काम करते हैं, देखो मेरा भी ना 4 बजे दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो तुम लोग के लिए होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क तुम लोग के लिए ये रहेगा ना, रिवाइज करके आना जितना भी पढ़ाया हुआ है, या कुछ और दूँ होमवर्क में? ये और एक्सरसाइज इस करना। क्वेश्चन, क्या हुआ आर्या, व्हाट यू आर सेइंग? और अगर क्वेश्चन हो तो और क्वेश्चन हो तो एक काम करो, फिर सॉल्व करना है तो ले लो, सॉल्व करो, इसका शॉर्ट वाला सॉल्व करना चालू करो, फ्रिक्शन के टॉपिक वाला क्वेश्चन नीचे है ना। देखो इस टॉपिक में फिर से सर्कुलर वो मोशन आया है। सेक्शन ए वाला। सेक्शन ए वाला करो, फ्रिक्शन जितना पढ़ा दिया उतना करो। चल और डाउट पूछो, तुम लोगों को मैं इसका आंसर्स की भी भेज दूंगा, ठीक है ना। करो ये सब। दूसरी बात है, हाँ हम लोग ने सर्कुलर मोशन जो पढ़ा था ना, सर्कुलर मोशन उतना नहीं है। सर्कुलर मोशन का मेन कंटेंट अभी चालू होगा, इस चैप्टर में ही है। तो एनएलएम के साथ साथ इसमें सर्कुलर मोशन भी डाला हुआ है, ठीक है ना। देखो सर्कुलर मोशन है मैक्सिमम सेफ्टी या मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। करो, कोशिश करो। फ्रिक्शन अभी तक हाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि तुम लोग देखोगे अगला टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रिक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। फ्रिक्शन में भी क्या सीखना है, ये सीखना है, ये ये एडवांस लेवल है, फ्रिक्शन के एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बताऊंगा कैसे आया, इसका रिजल्ट कैसे आया, तो यूज़ करें, ठीक है ना। चलो लेट्स डू टुमारो। कल कितने बजे आ रहे हो तुम लोग? हर्षिता सेड एट 7। 7। कल 3 घंटे का क्लास रखूँ या क्लास ब्रेक करके रखूँ, बताओ कैसे करना है तुम लोगों हाँ, 2 क्लास। को? 2 क्लास रखूँ ना, तो आओ, चलो कल आओ 7 बजे आओ हर्षिता। देन 7 बजे ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्लास कब रखना है। डन। किसी को कुछ बोलना है? हाँ हाँ। कुछ बोलना है किसी को? टफ लग रहा नहीं है क्या फ्रिक्शन? फ्रिक्शन टफ लग रहा है? नहीं, टफ नहीं है, लेकिन आज बहुत गलत हो गया हाँ, मुझसे। तो ना उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करो। सिली मिस्टेक नहीं करना, सिली मिस्टेक ही हो रही है ना, हाँ हाँ। ठीक है ना। प्रैक्टिस करने पे आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वो एक्सरसाइज सॉल्व करो और कल आओ 7 बजे। कल इसको देखते हैं, ये 2 बॉडी सिस्टम क्या है, ठीक है ना। 2 बॉडी सिस्टम देखेंगे, फ्रिक्शन कंप्लीट करके फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए पढ़ना जरूरी है, तभी सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा पाएंगे, ठीक है ना। चलो डन, कल मिलो।